हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 26। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लूसेंट की बुक का हमने बायोलॉजी स्टार्ट कर रखा है और उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो सिस्टम थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक और उसमें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, टू मेंटेन लाइफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन जो कोई ऑर्गेनिज्म करता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है एक बेसिक फंक्शन होता है लाइफ का, जिसमें हम खाना खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड, उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और ईजेशन यानी कि बाहर निकल जाता है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो वो सब कुछ किसकी कैटेगरी में आता है? वो आते हैं न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो सब किसकी कैटेगरी में आता है? न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। फिर बात आती है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसको खाने के बाद किसी ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसको खाने के बाद किसी ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी या फिर वो एनर्जी किसके लिए यूज हो सकती है? बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। बायोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद इन द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर ही कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाना, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के अंदर ही बनाना, उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस, जो कि अपने प्रोटीन्स एंड विटामिन्स करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसके लिए काम आते हैं? या वो तो एनर्जी देने के काम आते हैं या फिर बायोसिंथेसिस में काम आते हैं। तो जो अपने प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो सारे ही किसी की कैटेगरी में आते हैं? न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो किसके लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? वो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? बायोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है वो तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स है और मिनरल्स है वो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? बायोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। आज के वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स देखो क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन आता है। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन आता है उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन विच द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो ऑक्सीजन की, कार्बन की और कार्बन के, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो होती है 1:2:1। जैसे कि मैं आपको रेशियो का जो कंसेप्ट है वो एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे अपना ग्लूकोज जो होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो अपने कार्बन कितने हैं? 6 है, हाइड्रोजन है 12 और जो ऑक्सीजन है वो भी है 6। तो अगर हम इनकी रेशियो लें, यानी कि इनको अगर हम काट दें 6 की टेबल पे, तो ये आएगा 1 पे, ये आएगा 2 पे और ये आएगा 1 पे। तो जो इनकी रेशियो आई है वो आई है 1:2:1। तो जो ग्लूकोज है वो अपना एक कार्बोहाइड्रेट और इसके अंदर कार्बन भी आ रहा है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो मेरे ख्याल से आपको कार्बोहाइड्रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ज़्यादातर शुगर की फॉर्म में होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। जो मतलब हम कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं अपने अंदर खाते हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट वो शुगर या स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। तो 50 से 75% जो एनर्जी हमें मिलती है, 50 से 75% एनर्जी वो हमें कैसे मिलती है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन की वजह से। जैसा कि हमने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही तो है और उसकी वजह से ही हमें एनर्जी मिल रही थी, यानी कि एटीपी मिल रहे थे। एटीपी होती है अपने एनर्जी करेंसी, है ना। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही हमें 50 से 75% तक एनर्जी जो है वो मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोज। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं एल्डोज। अब कौन से कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप होता है? अब आप सोच रहे होंगे एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है। देखो, जो ये ग्रुप होते हैं यानी कि C डबल बॉन्ड O और उसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन।
अगर ये जो ग्रुप है ये जिसमें प्रेजेंट होता है वो ये वाला जो ग्रुप है ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड OH, ये वाला जो ग्रुप है यानी कि CHO ग्रुप। CHO ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, और जिन कार्बोहाइड्रेट्स में CHO ग्रुप प्रेजेंट होते हैं यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उनका नाम होता है एल्डोज, और जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उनका नाम होता है कीटोज। अब कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। अब आप सोच रहे होंगे दोनों साइड इसमें लाइन क्यों लगाई है, दोनों साइड ये हमेशा जो है कंपाउंड के बीच में ही लाई करता है, दोनों साइड किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा होता है, यानी कि इधर साइड भी एक कार्बन हो सकता है, इधर साइड भी एक कार्बन हो सकता है। तो ये जो है ये अपना ग्रुप C डबल बॉन्ड O का जो ग्रुप है इसको बोलते हैं कीटोन, और जिन कार्बोहाइड्रेट्स में ये कीटोन प्रेजेंट होता है उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं कीटोज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स के। अब आप सोच रहे होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल क्या होता है, तो देखो एल्कोहल वो होते हैं जिनके पीछे OH ग्रुप लगता है, जैसे एल्डिहाइड वो होते हैं जिनके पीछे CHO लगता है, कीटोन वो होते हैं जिनके बीच में C डबल बॉन्ड O होता है, ऐसे ही एल्कोहल उनका नाम होता है जिनके पीछे OH ग्रुप लगता है। ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी से आप समझो इस OH ग्रुप का नाम होता है हाइड्रोक्सी, इस OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब हुआ, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं जिन एल्कोहल्स में, उन एल्कोहल्स के जो है डेरिवेटिव होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शन है। उससे पहले एक बार कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 3 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई हैं। पहला है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं, सिंपल शुगर मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन यूनिट। तो ये ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल शुगर होती है या फिर एक या तो सिंपल एक कीटोन ग्रुप होता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, यानी कि 2 बार मान लो OH आ जाएगा, है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी भी है कि मैनी हाइड्रोक्सी लेकिन एक ही बार, है ना, ये वाली चीज़ है। या फिर एक कीटोन ग्रुप हो, उनको बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं नेचर में वो होते हैं ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है अपना वो एक मोनोसेक्राइड का टाइप है, क्योंकि उसमें जो OH जो कीटोन ग्रुप है वो अपना एक ही बार आता है, और जो 6 कार्बन एटम इसमें होते हैं। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं मोनोसेक्राइड के, जैसे ट्रायोज हो गया जिसमें 3 कार्बन आएंगे, टेट्रोज 4 वाला, पेंटोज 5 वाला, हेप्टोज जो है 7 वाला, और 6 वाला अपना ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला शुगर। तो मैं आपको एक ट्रायोज का एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मोनोसेक्राइड्स किस तरीके के होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स में आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ, ये देखो। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बना दिया, है ना। अब देखो जो ये वाला स्पेस है, ये वाला जगह, यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक कार्बन है, 3 जगह पे। तो ट्रायोज का एग्जाम्पल बताया, 3 कार्बन है, एक जो है कीटोन ग्रुप है, देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है एक, और इसके अलावा 2 अपने पास OH ग्रुप है, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक कीटोन ग्रुप है और 3 कार्बन है। तो एक किसका एग्जाम्पल हुआ, ट्रायोज का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ये ट्रायोज का। जो स्वीटेस्ट शुगर है अपने पास वो कौन सी है, फ्रक्टोज। जो स्वीटेस्ट शुगर है वो कौन सी है, फ्रक्टोज है। उसके बाद आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब होता है जब 2 से 10 मोनोसेक्राइड को ज्वाइन कर देते हैं वो ओलिगोसेक्राइड बना लेते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज की बात करी, अगर 2 ग्लूकोज को जोड़ दिया, 3 ग्लूकोज को जोड़ दिया, यानी कि 10 ग्लूकोज तक को भी अगर जोड़ देते हैं तो कौन से बनते, तो अपने बनते ओलिगोसेक्राइड्स। ये जो है यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल हो सकते हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ये जो है ये क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं। डाइसेक्राइड्स वो होते हैं जब 2 मोनोसेक्राइड्स को जोड़ के, मोनो का मतलब होगा 1, डाई का मतलब 2, तो जो 2 मोनोसेक्राइड्स को जोड़ के बने हैं वो कौन से होते हैं, डाइसेक्राइड। तो जो माल्टोज, शुगर और लैक्टोज है वो किसके एग्जाम्पल है, डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल है। और जो डाइसेक्राइड जो है वो भी ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही आते हैं, क्योंकि जो 2 या 10 मतलब 2 से 10 के बीच में मोनोसेक्राइड्स को जोड़ के बना वो ओलिगोसेक्राइड होता है, और जो 2 को जोड़ के बना वो डाइसेक्राइड होता है। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड आप समझ सकते हो जो 10 से ज़्यादा मतलब मोनोसेक्राइड्स को जोड़ के बना होता है, बहुत ज़्यादा को जोड़ के, मतलब लार्ज नंबर ऑफ
ऑफ मोनोसेक्राइड्स को जोड़ के बना होता है वो होता है पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं, टेस्टलेस होता है, ना इनका कोई टेस्ट होता। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, चिटिन। तो स्टार्च आपको पता होगा जो प्लांट में जो है वो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल्स में जो फूड है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, सेलुलोज से अपनी जो प्लांट की सेल वॉल है वो बनी होती है ना। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है अपनी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करते हैं। अपनी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है फ्यूल की तरह काम करते हैं। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई थी तो उसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है ब्रेक डाउन होता है, रिलीज और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो 1 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, तो एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही फंक्शन हुआ क्योंकि ग्लूकोज की वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी, और एनर्जी कैसे मिलती है वो रेस्पिरेशन के टॉपिक में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है रेस्पिरेशन वाली या कोई भी वीडियो नहीं देखी है इस सीरीज़ की तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखो ग्लूकोज जो है इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन, ग्लूकोज एक सोर्स होता है जिससे हमारे जो सेल हैं उनमें एकदम से एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। जैसे ही हमें थका हुआ फील हो रहा है तो हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो हमें एकदम से एनर्जी मिलनी जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स की अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स के एग्जांपल डीएनए हो गया है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए जो है वो अपने न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का भी मतलब काफ़ी लंबी चेन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की देखो बात करी थी उसमें क्या होता है है ना, न्यूक्लियोटाइड्स में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। मैंने ये वाला टॉपिक भी जो है कवर करा दिया था डीएनए और आरएनए में, उसमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स की बात हुई है। तो फॉस्फेट ग्रुप होता है अपना न्यूक्लियोटाइड में, एक नाइट्रोजन बेस होता है और साथ में शुगर होती है। बस न्यूक्लियोसाइड में इतना फर्क होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। तो ये इनमें पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर। इसको अगर आप देखोगे तो इसके हर कोने पे एक कार्बन है, तो ये 5 कार्बन वाली शुगर बन जाएगी, ठीक है, पेंटोज शुगर। तो लैक्टोज जो है, लैक्टोज भी एक तरीके की शुगर ही होती है, ये मिल्क की शुगर होती है। ये कैसे बनती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनती है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनती है। उसके अलावा जो ग्लूकोज है वो किसके लिए यूज होता है, फैट और अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए ग्लूकोज का यूज़ होता है। तो ग्लूकोज जो है वो फैट और अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। और अगर बात करें जो कार्बन स्केलेटन है मोनोसेक्राइड का, वो यूज़ होता है फैटी एसिड्स का, चिटिन का और सेलुलोज के फॉर्मेशन में। तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी वजह से जो उन मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो कार्बन होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, फैटी एसिड्स, चिटिन और सेलुलोज को बनाने के लिए वो यूज़ होता है। उसके अलावा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, अब आप सोचोगे कार्बोहाइड्रेट्स के इतने सारे फंक्शन तो पढ़ लिए, हमें पता चल गया कितना ज़रूरी है बॉडी के लिए। अब ये मिलेगा कहाँ से, है ना, अब ये हम कहाँ से अपने अंदर जो है ले सकते हैं, मतलब खा सकते हैं इसको, कहाँ पे ये मिलता है। तो अगर इसकी बात करें तो जो हम वीट खाते हैं, है ना, गेहूँ जो हम खाते हैं, और अगर बात करें गेहूं के अलावा राइस, चावल, मेज़ जो है, स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, पोटैटो हो गया, और भी कुछ प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होते हैं। तो मेनली तो हम रोटी वगैरह खाते हैं, रोटी चावल तो हम खाते रहते हैं। मेज की अगर बात करें, मेज होता है मक्का, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो इन सब से हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाती हैं। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स का ही टॉपिक कवर करना था। इसके अलावा फिर हम प्रोटीन्स का और विटामिन्स का टॉपिक भी बड़ी जल्दी कवर करेंगे। तो जल्दी ऐसे ही पूरी लूसेंट की बुक को निपटाने का इरादा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर पूरी की पूरी अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।